प्रोग्राम मीडिया मिजाज और समाज के साथ आपका मेजबान मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। जैसा कि प्रोग्राम का टाइटल है मीडिया मिजाज और समाज, ये एक अहम मौजू है जिस पे आप बखूबी इस चीज को समझते हैं कि मीडिया आजकल जो है वो एक दुनिया में एक जहन साजी भी कर रहा है। जबकि मीडिया का काम एजुकेट करना भी है और खुद को भी एजुकेट करना है, यानी अपडेट भी करना है और लोगों की रहनुमाई भी करनी है और सच्चाई और झूठ का एक्सपोजर के साथ साथ सच्चाई और उम्मीद का रास्ता भी दिखाना है। तो चूंकि मौजूआत तो बेशुमार हैं, जैसे आजकल हमारे मईशत के मौजूआत हैं, मुआशरत के मौजूआत हैं, जिसमें सियासत भी साथ साथ जुड़ी हुई है, लीडरशिप के मौजूआत हैं, लोगों के मसाइल हैं बेपनाह, और मीडिया उसमें क्या रोल अदा कर रहा है, प्रिंट मीडिया कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, मीडिया का मिजाज क्या है, उससे लोगों की तवक्कुआत क्या हैं, और इसमें जो समाज है उसके अंदर क्या खुशाइंद तब्दीलियां हो रही हैं, क्या एक अच्छे समाज या अच्छी मुआशरत की तरफ हम जा रहे हैं, क्या हम कोई एक अच्छी मईशत की जानिब गामजन है और एक अच्छा कोई आने वाला वक्त जो हमारा कोई पुरुमीद वो दिखाई दे रहा है हमें अपने उफ्क पर। इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे रवायत हस्बे मामूल हमारे बड़े सीनियर एनालिस्ट जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब तशरीफ फरमा हैं हमारे साथ स्टूडियो में। हम आपको खुशामदीद कहते हैं मियां साहब। पाशा साहब, जैसा कि ये बात मैंने अभी इब्तिदा में की, तो मौजू भी ऐसा है मीडिया मिजाज और समाज, और बल्कि बाज़ औक़ात तो कई जगह पे हम हमारे दोस्त ये भी कह देते हैं कि मीडिया है तो चौथा सतून, लेकिन अमलन तो ये कोई पहला सतून बन गया। तो दुनिया में जिस तरह मीडिया के अंदर मिजाज के अंदर ये चीज भी पाई जा रही है, मीडिया के कुछ लोगों को मैंने कहते सुना जी हम हुकूमतें बनाते हैं, हम ज़हन साजी करते हैं, हम लोगों के ज़हन तब्दील कर देते हैं। मईशत के अंदर, जैसे मईशत की भी आप बात हुई, तो डिफॉल्ट पे देखें कितना चल रहा शोर गोगा है, यूट्यूब और आपके दीगर चैनल, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जैसे धड़ेबंदी सी है। तो कुछ लोग इसमें बाकायदा एक जोर लगा के अपने अपने अंदाज में अपने अपने नुकात बना के कोई अपने दिफा में अपने उस मौक़िफ़ के तो जबरदस्ती ये थोपना चाहते हैं हाँ जी डिफॉल्ट भी होगा, कुछ कहते हैं नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ चले सिर्फ अभी डिफॉल्ट पे तो आगे बात फिर भी कर लेंगे, इब्तदाई तो हम इब्तदा करें इसी बात पे, मीडिया मिजाज और समाज और यकीनन उसमें मईशत और लोगों के मसाइल, उनका रोजमर्रा का जीना, वो ये सारे इसका अहाता हम चाहते हैं कि आप करें। देखिए मियां साहब, हमने जो किताबों में पढ़ा, सहाफत की किताबों में हमने पढ़ा कि जो मीडिया है उसका रोल जो है वो डिफाइंड है, और वो है वॉच डॉग का जी, कि मुहासिब का किरदार अदा करना। सही बात, कि जो नजर आ रहा है उसको मुआशरे को दिखाना और उस पर मुहासबा करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ मीडिया का जो किरदार है वो भी तब्दील होता गया, उसमें जिद्दत आती गई, उसमें मुस्बत और मनफी दोनों पहलू जो है कहीं कहीं तजावज भी किया गया। फिर जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, पहले तो प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया था जी, तो मामलात जो हैं वो एक खास नहज पे जाते हुए नजर आते थे। ज़हन साजी का काम भी होता था, क्रिटिसिज्म भी होता था, और लोगों के समाज में जो तफरीह है वो भी मुहैया की जाती थी खबरों के साथ साथ। फिर जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एवोल्यूशन हुआ, सामने आया, और फिर डिजिटल कंटेंट की सूरत के अंदर जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर मीडिया का रोल बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल यकसर बदल गया। सही। आज मीडिया किरदार अदा करने में बैक फुट पे नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पे है। मैंने यही कहा ना जी कि लोग तो अब कहते हैं ये तो पहला सतून है, पहले तो ये होता था रियासत को चला रहा है जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये भी मेरा ख्याल है कि ये भी तजावज ही है गालिबन किसी हद तक। देखिए बात ये है, लेकिन इसको रोका नहीं जा पा रहा, बंद नहीं बांधा जा सकता। ये जो बम्बार्डमेंट है मालूमात की, इंफॉर्मेशन, पहले तो ये होता था कि जो वाकयात रूनुमा होते हैं उनको लेके तो मीडिया चलता था। अब हमें नजर आ रहा है कि मीडिया वाकयात बना रहा है, वाकयात बना रहा है जी। आपने क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जिक्र किया जी जी,
तो बुनियादी तौर पे हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें मईशत और सियासत का आपस में चोली दामन का साथ है। हम ये नहीं कह सकते कि मईशत जो है वो सियासत की वजह से जी जी तश्कील पाती है या सियासत तश्कील देती है मईशत। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्ट बिफोर द हॉर्स सिचुएशन, ठीक है कि जी मईशत पहले है या सियासत पहले है। चिकन और एग का मसला है। अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ी सी खोलूंगा, मैं तो कहता हूँ मुआशरत सबसे पहले है। मैं ये बाज़ औक़ात ये भी कहता हूँ, वो मैं इस तनाज़र में कह रहा हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात देखिए मेरा हमेशा हम कभी बहुत से लोगों को मिले, वो कहते हैं कि जी इकोनॉमिक इंजन जो होता है बुनियादी तौर पे अवाम ही होते हैं, स्किल्ड लोग, अनस्किल्ड लोग, और आपके ये सारा सिस्टम जो है। तो उस इकोनॉमिक इंजन को अगर अच्छी मुआशरत या अच्छी रहनुमाई मिले और उनकी एनर्जी चैनलाइज हो तो वो अच्छी सियासत भी बन जाएगी, अच्छी मईशत भी बन जाएगी। जी आप इसमें क्या कहेंगे? अपना आप जो बात कर रहे थे वो भी इसमें शामिल कर। दुरुस्त कहा है कि इस वक्त मीडिया जो है हमारा वो हकीकत और तासर, हाँ ये आपने अच्छी बात बनाने में, यानी परसेप्शन एंड रियलिटी। जी जी पहले ये होता था कि जो रियलिटी होती थी उसकी बुनियाद पर परसेप्शन बनता था जी, अब सिर्फ परसेप्शन बन जाता है और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे और वो रियलिटी नजर आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमारे पाकिस्तान में ताज कंपनी एक बहुत बड़ा जी इंस्टीट्यूशन था। जी जी, कुरान पाक की तवात इशात बड़ी, और हमारे बड़ा मुस्तनद अदारा था, ठीक है। और हमारे यहाँ बच्चियों के जहेज के अंदर जी जी ताज कंपनी के कुरान जो हैं जी जी वो एक लाजमी जी 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 हिस्सा हुआ करते थे। फिर हमारी मसाजिद में, हमारे मकाबर में, हर जगह पर ताज कंपनी के सिपारे और कुरान शरीफ जो है वो पड़े होते थे। लोगों ने अरबों रुपए की हलाल इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ की हुई थी, और वो कंपनी एक खबर पर, जी जी मुझे इल्म है, आपको इल्म होगा कि एक मनफी खबर जी जी एक बहुत बड़े अखबार में छपी जी, तो लोगों ने रन डाउन किया और अपने पैसे वहां से वापस निकलवाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई जी। और उसका ये मैं उसका आई विटनेस हूं, ठीक है, मैंने खुद भी उनसे बात की थी, और ये मैं इस खबर की वजह से हुआ। मैं आपको ये जानकारी से बता रहा हूं जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। तो उस प्रिंट मीडिया ने भी रियलिटी के अपोजिट परसेप्शन डेवलप किया कि कंपनी डिफॉल्ट होने जा रही है, तो वो एक्चुअली हो गई, हालांकि होने नहीं जा रही। अच्छा, एक आपको मैं बड़ी उम्दा बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3 कोर्सेज किए। एक तो था चले पाक अमेरिका डायलॉग, उसमें भी बड़ी हमारी बहस मुबासा हुआ। एक नेशनल मीडिया वर्कशॉप थी जो नंबर 1 थी, आजकल वो 15वीं 16वीं चल रही है। एक उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, वो 2002 या 3 से शुरू हुई थी। वो बहुत अच्छा था, उसमें हर तबका फिक्र के लोग, उनकी नुमाइंदगी थी, मुसल्लह अफवाज के जर्नैल, मीडिया के, सिविल सोसाइटी के, लॉयर्स, मुख्तलिफ ऑपोजिशन गवर्नमेंट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स भी होते थे। तो उसका जो बुनियादी एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा मोटो है या मिशन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, वो है सीइंग बियॉन्ड परसेप्शंस। बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे वो याद करा दिया। वो कहते हैं जी जो परसेप्शन है, दुनिया में परसेप्शन पर जंगें हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी परसेप्शन के आगे देखना हमने, ठीक है। तो ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की कि परसेप्शन के आगे देखने की सलाहियत कम हो गई है, परसेप्शन पर रद्द-ए-अमल देने की मेरा हाल ज्यादा हो गई। आप देखें, आपने इंट्रो में जो बात एकदम नी जर्क रद्द-ए-अमल दे देते हैं। आपने इंट्रो में जो बात कही है मईशत के दिवालिया होने की, जी जी, ये एक परसेप्शन, ये जरूर क्लियर करें परसेप्शन। देखिए ये एक परसेप्शन डेवलप हुआ है, क्योंकि आप जैसा जीरक आदमी, मैं चाहता हूं इस पे कुछ थोड़ा सा परसेप्शन डेवलप किया गया है और ये नुकसानदेह भी है मुल्क। देखें बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशी तौर पे हम एक बुरी सूरत हाल से, प्रिकेरियस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, 2-4 हैं हम, ठीक है, ये है, इसमें तो कोई शक नहीं, हकीकत है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया में जो है, ये रिसेशन है, जो आलमी मईशत है वो मंदी का शिकार है। ठीक है, गुजरे 3 सालों के अंदर कोविड-19 से इस बदहाली का आगाज होता है। कोविड-19 ने आलमी मईशत को चूरा-चूर कर दिया था। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो ये एक सैलाब और तूफानी सूरत हाल पूरी दुनिया में पैदा हुई, पाकिस्तान में भी पैदा हुई, और उसके अंदर आलमी मईशत जो है उस पर मजीद बोझ पड़ा। और तीसरी बड़ी वजह जो आलमी मईशत के बिगाड़ की
पैदा हुई वो 1 साल पहले जनवरी फरवरी के अंदर, ये जो यूक्रेन और रूस की जंग जो शुरू हुई है, इन वाकयात ने मिलकर आलमी मईशत के हालात में बिगाड़ पैदा कर दिया जी। और वो ऐसा बिगाड़ है कि मईशत जो है वो तकरीबन 50% पे आ गई है। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आलमी मईशत की वो 50% हो गई है, सुकड़ गई है। और हम क्योंकि आलमी मईशत का एक हिस्सा है जी। तो उसके नतीजे में हमारी मईशत भी जो है वो 6%। नहीं, आपने बजा फरमाया। देखेंगे ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, ठीक है, ये बाहमी इन्हिसार की दुनिया है। इसमें तो बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी बाज पहले तो सिर्फ डिक्टेशन पे चलती थी, ठीक है, अब वो छोटे छोटे ममालिक के साथ भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, मुआहदे भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं। तो ये तो इस तरह चलता है। तो ये पाकिस्तान भी उस ग्लोबल जो रिसेशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक बदहाली जो है उसका शिकार हुआ। फिर हमारे अपने दाखिली हालात भी ऐसे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी थी, हमारे हुक्मरानों की नाअहलियां, कमजोरियां और सियासतबाजियां हैं, उसने भी हमारी सियासत को क्योंकि गदला दिया, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं बन सकी और हम जो आलमी मईशत के मुज़र असरात थे उनसे निपटने में कामयाब नहीं हो सके, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी मईशत एक तो आलमी मुआशी हालात की वजह से कमजोर हुई, दूसरा हमारे जो इंटरनल असबाब थे उसने भी हमारी मईशत को बुरी सिचुएशन, यानी हम उधर तवज्जो नहीं दे सके ड्यू टू आवर। लेकिन आपने एक बात बड़ी शुरू में अच्छी की कि तवज्जो, अदम तवज्जो तो अपनी जगह, कोई नाअहली का आपने एक लफ्ज बोला है। कुछ ऐसे भी है, एक दौर में ऐसा भी एक दौर आया कि एक वजीर खजाना को 5-6-7 माह इंतजार किया गया कि जी वो जो भी तजर्बा करना चाहें करें, तो फिर बाद में उनको अचानक यकसर तब्दील किया गया। फिर वो उससे भी माजी में चले जाएं तो हुकूमतों ने पहले एक साहब को लगाया वजीर खजाना, फिर किसी और को लगाया। अब चूंकि आने वाले वक्त में कभी केयर टेकर भी तो बहुत दूर नहीं है जी, उसके बारे में मुझे साहब कहने लगे जी कि वो तो आने वाले वक्त में ये हिंट हो रहा है कि जी शबर ज़ैदी साहब वजीर खजाना आ जाएंगे। उनका जी सारी तजारत और सनत हड़ताल पे चली जाएगी क्योंकि वो तो अंदर की सारी चोरियां जानते हैं, अंदर की सारी चोर बाजारियां को समझ। ये है कि हमने 2018 से जिन तजर्बात का आगाज किया था जी, टिल टुडे कोई भी तजर्बा जो है मियां साहब वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं। लेकिन ये पाशा साहब हम तजर्बे करते क्यों हैं? क्या हम इतनी गैर संजीदा लोग हैं कि हम तजर्बे ही करते रहेंगे? वो ठीक है, कोई नई नई जहतें शामिल करें आप पॉलिसी में। हमारे जो देखें, जो अपोजिशन होती है वो शैडो गवर्नमेंट होती है, उसके पास मुतबादिल मंसूबे होते हैं, वो गवर्नमेंट में आए ना आए वो बनाते रहते हैं। अच्छा मियां साहब, वैसे एक बात है कि हमारे यहाँ ना तो असली गवर्नमेंट कभी आई है, अच्छा और ना ही कभी असली नकली का भी अब फर्क बताना पड़ेगा लगाऊं आपको। अच्छा। ना तो असली गवर्नमेंट आई, ना असली अपोजिशन आई, और असली है फिर कौन? मैं बताने लगा हूं आपको। अच्छा। हमारी स्टैब्लिशमेंट ने बहुत खूबसूरत फैसला किया है और उनके इस फैसले में हमारे मसाइल की वजूहात भी सामने आ जाती हैं और उसका हल भी सामने आ गया। अच्छा, वो हमारे जो सलारे आला थे पिछले, जी जी जी, उन्होंने ऐलान किया कि हमने तय कर लिया है कि हम ए पॉलिटिकल हो जाएंगे, यानी हम गैर सियासी हो गए और हम ये बनाने और बिगाड़ने के अमल में अब बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। तो आपके सवाल का जवाब हो गया के लिए एक अच्छी नवीदम। मैं वही बताने लगा हूं आपको। आपने जो सवाल पूछा था असली और नकली का, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हुकूमतें उन्होंने कायम की, उससे पहले जो अपोजिशनें खड़ी की, वो अवामी मिजाज की, अवामी आदर्शों की नुमाइंदा नहीं थी। तो उन्होंने कहा भी कि हम अब ए पॉलिटिकल हो जाते हैं। अच्छा, आप भूलेंगे तो नहीं, मैं इसलिए ब्रेक पे जा रहा हूं। जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद नाज़रीन अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मीडिया मिजाज और समाज प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इसमें हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब
तो पाशा साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से हम शुरू करते हैं। आप कोई जिक्र कर रहे थे इसी बारे में कि हमारे यहाँ जो एक फैसला किया गया एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और यकीनन देखें हमारे यहाँ ये एक बड़े गलतुलाम तस्वुरात आ गए हैं सोसाइटी में कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, फलां का नहीं होना चाहिए। वो वैसे तो देखिए आइन के अंदर हमारे एक मौजूद है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कि आपने अपनी हदूद और कुयूद में दायरे काम करेंगे, लेकिन कुछ हकीकतें भी ऐसी हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी मदाखलत भी होती रही कि जिसके कई नुकसान हुए मुआशरे को, कानून के निज़ाम को, और पता नहीं दजिया बखेर दी। लेकिन अगर कभी कभी दो रूठे हुए दोस्तों को मनाने में कोई किरदार अदा कर लिया जाए, मुस्बत किरदार, तो मेहर वो उसका भी कोई मजायका नहीं। लेकिन और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस वक्त हमारे नए जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, अब वो फोकस सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि मुल्क के सरहदों को महफूज करना। बात ये है जी कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो पिछले हमारे सलारे आला थे, उन्होंने तमाम फौज की आला क़यादत को एतमाद में लेकर एक फैसला किया और बाकायदा उसका ऐलान किया। और ये जो शुक्र है ये फैसला महफूज नहीं था, नहीं महफूज नहीं किया, महफूज वाला फैसला अक्सर गैर महफूज होता है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और हम आज से एपॉलिटिकल होते हैं, और इतना वेलकम करना चाहिए। और इस फैसले के अंदर जो एक एक्टिव किरदार अदा किया वो हमारे मौजूदा जो सलारे आला हैं, जी जी, हाफिज साहब, जी जी, हाफिज आसिम मुनीर साहब, जी जी, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और खुशकिस्मती से जो क़यादत तब्दील हुई तो वो नए सलारे आला बने हैं और मेरिट पे बने हैं। और ये पाकिस्तान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्योर मेरिट पे जी। और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला वाकया होगा कि पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं जी, जो नजरियाती बुनियादें हैं, उन पर भी फर्म यकीन रखने वाला फर्द जो है, देखें कुरान का हाफिज होना जी ये एक बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत। इससे जाहिर होता है कि उनका ज़मीर, उनका दिमाग रोशन है। और फिर अगली बात कि उन्होंने कुरान जो हिफज किया सर्विस में आके, जब वो शायद कर्नल थे उस वक्त उन्होंने कुरान हिफज किया जब वो मदीना मुनव्वरा में, जबकि कई फराइज की जिम्मेदारियां और बहुत थी चीजें थी। देखिए मियां साहब, आमतौर पे तो ये होता है कि हमारे 99% उफाज वो होते हैं जो बचपन में ही माँ बाप फैसला थोड़ा वक्त काफी होता है, ठीक है, तो बचपन में ही उनको वो बेहतरीन वक्त समझा जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शऊरी तौर पर यह फैसला किया जी जी कि मैं कुरान हिफज करूं, और उसके बाद उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी बेहतरीन है। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ, हाफिज कुरान जो होते हैं इनका बला का हाफिजा होता है। देखें ये यानी मैंने एक सूरत हिफज की थी तो वो मुझे उससे बहुत अंदर तब्दीली महसूस, तो पूरा कुरान पाक हिफज करना इतनी बड़ी किताब को बहुत बड़ी सादत है। मतलब ये एक रूहानी मामला भी है और मादी मामला भी है कि आपके दिमाग के अंदर इतनी बड़ी किताब हरफन बरफन कोड ऑफ एथिक्स है, दुनिया का माना हुआ सबसे बड़ा आलमी यूनिवर्सल आफाकी कोड ऑफ एथिक्स है कुरान पाक, और ये दिमाग रोशन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब उसके कुछ असरात मुरतब हो रहे हैं। देखिए हमारी बात यह है कुछ सिमत हमारी ठीक हो रही है, पहले ये बात ये है कि मईशत मुआशरत या हमारा जो मियां साहब जो सोशल मीडिया है ये बेलगाम है, वो मुकम्मल तौर पे रेगुलेटेड नहीं है। किया क्या जाए उस, मैं वही बता रहा हूं। देखें हमारी मुआशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये भी खराब नहीं है, ये भी तासुर दुरुस्त नहीं है हम मौत का पहले कबूल कर लें कि हम जी हम मर गए, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। ये सोच नहीं सही, दुरुस्त नहीं, नहीं ये हकीकत भी नहीं है, हकीकत भी नहीं, हकीकत भी, ये तासुर फैलाया गया। अब हर बंदा, जैसे आपने भी कहा, हर बंदा यही डिस्कस कर रहा है कि यार हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, और काम भी नहीं कर रहा, यानी कि अगर वो काम करे अपना तो वो कंट्रीब्यूट करेगा तो बेहतरीन मैशत की तरफ। वो पहले कहता है जी मुल्क तो तबाह हो रहा है, मैंने क्या करना है। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये 4 महीने पहले हमारे जुम्मे $1 अरब की पेमेंट थी सकूक बाउंड्स की। पाकिस्तान ने वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट 5 दिसंबर थी ना जी,
तो 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने अदायगी कर दी और अगला जो इंटरनेशनल बॉन्ड है वो तो अप्रैल 2024 में देना है। तो अभी तो 16 महीने हैं उसमें, टिल टुडे अगले में हमारे जुम्मे कोई ऐसी अदायगी नहीं है जो हमने करनी थी और हमने नहीं की। और अगली 16 महीने बाद है, 16 महीने बाद है जी, अभी तो उसमें वक्फा है। ठीक है, लेकिन ये जो तासुर फैलाया जा रहा है ये सोशल मीडिया के जरिए खास तौर पे बेलगामी के अंदाज में इसको प्रमोट किया जा रहा है। भूलपन है या दानिस्ता है? देखिए बात ये है कि असल बात तो ये क्लियर करें, ये जो 5th जनरेशन वॉर जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 15-20 साल से जारी है, जिसका भारत तो बहुत नंबर 1 माहिर है, नंबर 1 उसका वो प्रमोटर है। वो जो ईजुडिसो इन्फो लैब आई थी उन्होंने ली सारी, और इंडियन क्रॉनिकल्स जो आए जी एक्सपोज हो गए ना, उन्होंने पाकिस्तान में इस पर बहुत पैसा खर्च किया है। और पाकिस्तान में उस वॉर को लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत पैसा उन्होंने पाकिस्तान में खर्च किया है। जी जी जी, जी। और उसका नतीजा ये है कि वो जाली परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो गए काफी हद तक। और उसके हमारी मईशत पर मनफी असरात भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मियां साहब एक बात याद रखिएगा, जो बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा है। मिसाइल है, मिसाइल की भी निशानदेही हो रही है, महंगाई है, डॉलर की बहुत ज्यादा कीमत है, डॉलर अवेलेबल नहीं है, हमारी इंपोर्ट की एलसीज खोलने के लिए उतने डॉलर मौजूद नहीं है जितने के दरकार हैं, हमारी मईशत का पहिया सुस्त हो चुका है। तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम मर मुक गए हैं या मर मुक रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वैसे भी मर्द मोमिन या एक जो मुसलमान है, जो अल्लाह ताला पे इतना जिसका ईमान है, ईमान कामिल होना चाहिए, वो तो मायूस होता ही नहीं है। वो अपनी स्ट्रगल, जिदोजहद और एक मंजिल की तरफ गामजन निगाह बुलंद के साथ चलता रहता है। देखो मियां साहब, गुर्बत हो, जो भी हो, यानी 22 बहरान हो, उसमें लड़ता है, वो अपने रास्ते निकालता है। देखें ये जो हमारा, क्या हम ये रास्ता निकालना छोड़ दें? मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, 2022 और 23 का जो हमारा मिजानिया था, बजट था, उसमें हमने 7,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करना हदफ रखा गया जी। 6 महीने हो गए हैं, हम उस हदफ से पीछे नहीं है। आज जितना भी सहमाई का हदफ है वो पूरा हम कर रहे हैं, पूरा हो रहा है। वो कहां से हो रहा है? जाहिर मीशत चल रही है, मीशत चल रही है तो हो रहा है ना। हम तनख्वाहें हुकूमत 7,000 अरब एक बहुत बड़ा टारगेट, बड़ा हदफ है। पिछले मरतबा गालिबन 5,000 कुछ था, 5,000 कुछ था। ये तकरीबन 20-22% ज्यादा हमने टारगेट रखा है और वो पूरा हो रहा है। हुकूमत तनख्वाहें दे रही है, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ठीक है, हम अपनी अदायगियां भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी भी प्रिकेरियस और बुरी सूरत हाल नहीं है, लेकिन सूरत हाल ठीक भी नहीं है। लेकिन इसमें पैगाम जो हमें लेना है वो यही है कि अगर ठीक नहीं है तो ठीक करनी है। और फिर आप फिर इसमें सवाल लें मेरा, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो फिर एक अच्छा मशवरा हुआ। देखें बात यह है, चले उसको नाम बदल देंगे जी, ये उस फलां एक लीडर ने कहा है। इसमें तो मैंने दोनों तरफ के लीडरों को कहते सुना। शहबाज शरीफ कहते हैं जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, साग डार भी कहते हैं। मैंने अगले रोज परवेज इलाही साहब को सुना, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं कहा, उन्होंने कहा जी सब मिलकर, सब मतलब वही हुआ ना कि सब मिलकर, जिसमें पीटीआई भी फलां भी। देखिए मियां साहब, एक मईशत पे समझौता कर लें जिसमें बुनियादी तब्दीली ना हो, आगे मिलकर जो हालात के मुताबिक उसको 15 साल के लिए चलाएं, उस ढांचे को, उस फ्रेमवर्क को। मुझे लग रहा है कि ये तो फिर वही चीज होगी। देखें बात यह है कि इस वक्त 13 जमातें जी पीडीएम की कह लेना, इसका मतलब है 13 जमातें किसी ना किसी सूरत में हुक्मरान है। हाँ जी, थोड़ा या बहुत जी। बाकी 2 जमातें हैं, क्यू लीग और पीटीआई। पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत है जी, पंजाब में और केपी के अंदर जी। इसका मतलब है वो 2 जमातें भी हुकूमत में शामिल है। तो अमलन तो इस वक्त पाकिस्तान की सारी पार्टियां इख्तियार में हैं। हाँ, थोड़ा या ज्यादा किसी ना किसी तरह इख्तियार में सारे, बड़ा अच्छा एक नक्शा पेश किया। अब जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क को बैक टू ट्रैक जी मईशत के ट्रैक पे चढ़ाने के लिए, और मैं ये समझता हूं ये सिर्फ कौम की जरूरत नहीं है,
ये तमाम सियासी जमातों की भी जरूरत है कि अगर ये मुल्क चलता रहता है, अगर ये मुल्क बैक टू ट्रैक ऑन इकोनॉमी आ जाता है, सियासत बेहतर हो जाती है, तो सब इक़्तिदार में रह के मजे लूट सकते हैं। जी, नेक नामी भी मिलेगी, अवाम को सुख मिलेगा। तो अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं ये नहीं, हरगिज मैं इस चीज का कायल नहीं कि हमें किसी अमरीकी का सर्टिफिकेट चाहिए या किसी बैनुल अक़वामी कुव्वत का। आज से बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा तो मेरी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो है उनसे मुलाकात हुई और उनका मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। गालिबन अभी तक उन्होंने किसी मीडिया बड़े हाउस को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे उन्होंने दिया, 1-on-1 हम बैठे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारी मईशत बहुत बड़ी दिगरगुं हालत में है। वो कहने लगे नहीं, मुझे फील हो रहा है, यानी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि रास्ते ढूंढे जा रहे हैं टू पुट इट बैक ऑन द ट्रैक। ये लफ्ज उन्होंने बोला। तो मुझे ये खुशी, मुझे सर्टिफिकेट उनसे नहीं मैंने लिया नहीं, लेकिन उन्होंने चूंकि मैं और वो आमने सामने बैठे थे तो मैंने कहा एक ऐसी आलमी ताकत है जिसको गालियां भी पड़ती हैं, जिस पर इनसार भी होता है, जिसको एब्सोल्युटली नॉट भी कहा जाता है, जिसकी मोहब्बत, जिसको वो भी किया जाता है कि जी हमें आपकी मोहब्बत, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने कहा अब धूप तो इसी से पूछ लूं, ये तो इस वक्त जो बाइडेन का नुमाइंदा है, तो मेरे साथ सामने बैठे वो खलीफा की खताई खा रहा था और मुझे भी खिला रहा था, उसको पसंद पड़ी है। तो उसने कहा जी रास्ते, फाइंडिंग दी वेज एंड मीन्स। देखें मियां साहब, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटजिकली भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये फलक्रम है एक वो, ठीक है जी। और जो लोकल यानी ज्योग्राफिक एरिया के अंदर जो इलाकाई सियासत है, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो फलक्रम की और एक बुनियाद की हैसियत रखता है। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान नाकाम नहीं हो रहा और ना ही इसे जो जियो पोलिटिकल पावर्स हैं वो नाकाम होने देंगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान 300 अरब डॉलर की मईशत है। ठीक, कितनी? 300 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान मईशत है। इसमें हमारी कुदरती वसाइल, दीगर, ठीक है, सब चीजें शामिल। हम छोटे प्लेयर नहीं है। 6 करोड़ हमारे वर्कफोर्स है के लिए जो स्ट्रेटेजिस्ट है ना जी, इंटरनेशनल, जिनको मैं मिला हूं, चीन में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी ये डिस्कस होता है। वो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। वो कहते हैं आपके इज्तमाई कौमी कुव्वत और ताकत और सलाहियत के जो अनासिर हैं वो बेशुमार हैं, जिसको आपने वसाइल कह रहे हैं, 300 डॉलर की मईशत कह रहे हैं, आपके वसाइल, कुदरती वसाइल में आबपाशी का सिस्टम आपका, यानी आपका फिर प्रोफेशनल जो हुनरमंद है। एक बात और ऐड कर दूं, बाहर के मुल्कों में अपना लोहा मनवा चुका है। पाकिस्तान दुनिया में यंगस्टर, हाईएस्ट यंगस्टर पॉपुलेशन के हवाले से नंबर 1 कंट्री है। जी जी, यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 मुल्क है जिसकी 50% नहीं 60% पॉपुलेशन यंग लोगों पर मुश्तमिल है और 6 करोड़ वर्कफोर्स है और उसे कई यंग, एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट बच्चे हैं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो ये तो बताते खुद ही एक, मैं समझता हूं, स्ट्रेंथ, उम्मीद की किरण है ये बताते खुद। तो जरूरत है, यानी सिर्फ, यानी अगर मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि आपकी बात से मैं ये नतीजा खस कर रहा हूं कि हुकूमतें आती जाती हैं, लीडर्स भी आते जाते हैं, अगर अवाम को एक अच्छे सिस्टम में परो दिया जाए तो इसके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। हम देखें मियां साहब, तो इसलिए हमें मायूस तो होने की जरूरत ही नहीं। 1 अरब डॉलर के लिए हम तरले करते हुए दिखाई देते हैं IMF के। आपको पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर पाकिस्तान में जो डॉलर का इनवर्ड फ्लो है कितना था टोटल? 70 अरब डॉलर जी। पिछले माली साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर का इनफ्लो हुआ है। अच्छा, 70 अरब डॉलर का मुख्तलिफ जराए से, जिसमें ये हमने जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया एक्सपोर्ट के जरिए 23-24 अरब डॉलर, हमारे भी हुई, वो सारा रेमिटेंस भी थी और भी जो जिन जराए से हमें आमदनी हुई, जो हमें इमदाद मिली, 70 अरब डॉलर, ये थोड़ी रकम नहीं है। इसका मतलब है कोई मायूसी वाली बात, कोई ऐसी बात गलत बात पता क्या है जी, कि एक तो हमारे खिलाफ ये जो वॉर चल रही है, हाइब्रिड वॉर चल रही है, 5th जनरेशन वॉर चल रही है, वो यहाँ पर जबान में हम कहेंगे प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है परसेप्शन पैदा करने में कि पाकिस्तान की मईशत डूब गई है। अच्छा जनाब, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, उसके बाद फिर
तो नाज़रीन, आपसे इजाजत से हम एक ब्रेक पे जाएंगे, दोबारा हाजिर खिदमत हूं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मीडिया मिजाज और समाज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, और वो अभी बात कर रहे थे परसेप्शंस, मिसपरसेप्शंस, प्रोपेगेंडा जंग जो पाकिस्तान के खिलाफ साल साल से लड़ी जा रही है, अब भी जारी है, जिसके आगे हमने बंद बांधना है। बेपनाह सलाहियतें इस कौम में, जिसका एतराफ बरमला बैन अल-अक़वामी स्ट्रेटजिस्ट कर चुके हैं। मैं खुद उसका मुशाहिदा कर चुका हूँ, दूब बिल मुशाफा गुफ्तगू में भी वो मोतरफ हैं इस बात के। जी पाशा साहब। अच्छा मियां साहब, वो पता क्या रहा है जी कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। जी जी। तो अगर आधा खाली भी होता है, आधा खाली भी होता है। हम देख रहे हैं आधा खाली, हम देख नहीं रहे, हमने दिखाया ही वो खाली गिलास जा रहा है। हाइब्रिड वॉर कहा जा रहा है कि जी है ही खाली, है ही खाली। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल मीडिया तो बकायदा प्लान के जरिए, वो आपको सुन के मेरे ख्याल में हैरानगी भी होगी कि ये तकरीबन एलन मस्क ने जब ये टेक ओवर किया है, एलन मस्क ने जब ये टेक ओवर किया तो उसमें उसने बताया कि हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया की फॉलोइंग में 1 करोड़ से ज्यादा फेक फॉलोइंग शो की गई थी। और वो परसेप्शन बनाने के लिए कि जनाब बस मार मुक गए हैं, तो वो 1 करोड़ से ज्यादा फेक फॉलोअर एक अकाउंट के उन्होंने माइनस किए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ट्विटर अकाउंट का ट्विटर अकाउंट जी, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये जो 5th जनरेशन वार है उसने ये परसेप्शन पैदा करने में रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी फेल्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। और दूसरा, हमारे यहां गैर शौरी तौर पर बगैर जाने बूझे बहुत सारे लोग इस भेड़चाल के अंदर शामिल हो गए हैं, इस फैशन में शामिल हो गए हैं कि वो ये प्रोपेगेंडा का शिकार होकर उसको फैला रहे हैं, जबकि हमारी जो यानी उससे भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं और ये परवाह किए बगैर कि इसके नुकसान भी जा रही है और बैन अल-अक़वामी साख भी मुतासर हो रही है। यानी मतलब फैशन में आके लोग कह रहे हैं कि यार वो तो हम डिफॉल्ट कर गए हैं यार, होते वो देखो वो भी कह रहे हैं। मतलब हमारे ये तो हमारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार साजी की है उसमें तो ये बहतान के जुमरे में आ जाएगा कि एक आप बात बगैर सोचे समझे एकदम, जिसे पंजाबी में कहते हैं, वाह देते हैं। देखे मियां साहब, ये मीडिया का गलत है कि वॉच डॉग का किरदार अदा करे, तो उसको चाहिए कि जो हकायक हैं, जो आधा भरा हुआ गिलास है, उसको भी अवाम के सामने पेश करे कि जी आधा भरा हुआ है, खाली जरूर है लेकिन सारा खाली नहीं है जी, आधा भरा हुआ है। और हमारे जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताए कि हम 7,000 अरब डॉलर का टैक्स इकट्ठा करने में अभी पीछे नहीं है। आलमी अदायगियां जो हमारे जुम्मे हैं उनको अदा करने में भी हम आगे हैं। और आज के दिन तक पाकिस्तान ने अपने जुम्मे कोई ऐसी अदायगी नहीं है जो करनी थी और वो ना की हो। हकारे सरकार जो है वो चल रहा है, वक्त पर सबको तनख्वाहें मिल रही हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जहाज उड़ रहे हैं, मैशत का पहिया भी चल रहा है, लेकिन वो कमजोर है। उसकी जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि हम मरने वाले हैं, उसकी वजह ये है कि पूरी आलमी मैशत जो है वो 6-7% ज़बू हाली का शिकार है। आलमी मैशत जो 2 साल, वहां पे ट्रेंड फिर भी मायूसी का फिर भी नहीं है। नहीं मैं लोग काम कर रहे हैं, नहीं क्या है? नहीं, आपकी क्या मुशाहिदा है? आप देखें, अच्छा, अमेरिका के अंदर लोग, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर हड़तालें हो रही हैं जी जी। और बरतानिया की तारीख में पहली मर्तबा उनकी नर्सों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हड़ताल की है। बरतानिया में रेलवे के मुलाजमीन, ट्रक ड्राइवर्स हुए, रेलवे के हुए, उन्होंने हड़तालें की हैं। तो सब जगह पर अनरेस्ट पाया जाता है और महंगाई का जो पाकिस्तान में चर्चा है, और वाकई है, नहीं महंगाई तो है, मुश्किलात हैं। बरतानिया में जो उनकी करेंसी की वैल्यू है, जो कुव्वते खरीद है, वो 1/3 रह गई है। बरतानिया जैसे डेवलप मुल्क के, हमारी तो 1/10 रह गई है। हमारी देखिए, हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है ना, हम तरक्की करते हुए मुल्क हैं, तो हमारे पर जो असरात मुरतब हुए हैं वो ज्यादा शदीद हैं। और फिर उनको रोकने की भी तो कोशिश
तसलसल के साथ तो नहीं। देखिए मियां साहब, मुझे तो लगता है कि वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली बात आती है, इमरान खान साहब का जो 44 माही दौरे हुकूमत था वो कोई मिसाली नहीं था। वो पाकिस्तान के तंजीमी मामलात, पाकिस्तान के मुआशी मामलात, पाकिस्तान के सियासी मामलात बिगाड़ का शिकार होते रहे और ऐसे था कि जैसे हुकूमत है ही नहीं, और जो हुकूमत है वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे ये अपोजिशन है। अप्रैल में जब ये पीडीएम ने हुकूमत संभाली तो लोगों को उम्मीद थी कि यार ये कोई और कुछ नहीं तो रिलीफ देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं उनसे हो सका, लेकिन उन्होंने एक काम ये किया कि जो आईएमएफ के साथ मामला थे उनको सीधा कर दिया। आईएमएफ से मामला सीधे करते करते जो अवामी मामला थे वो खराब हो गए। फिर एक नई उम्मीद पैदा हुई कि जो इकोनॉमिक जगलरी के माहिर हैं, उस्ताद जनाब इसहाक डार साहब, वो आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। 4-5 महीने हो गए हैं, मामला उनसे भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे जी। अब मियां साहब लग ये रहा है कि ये मामलात जो हैं ये सिंगल हैंडेडली नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है फिर मिसाके मईसत वाली बात ही आ गई, वो भी होता नजर नहीं आ रहा। इसमें पाशा साहब एक सवाल ने ये मुझे याद अच्छी तरह, उसमें नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं। ये एक हमारे यहाँ एक तब्दीली आई थी सोच में, और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट स्पीयर हेड कर रही थी सारी चीज को। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे मोहित यूसुफ साहब। उनका मुझे फोन आया कि जी मैं आपको जूम पे आपके साथ कोई बातें करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी तरफ मुजीबर रहमान शामी साहब से, तो हमको 3-4 लोग थे सीनियर लोग, तो बड़ी लिमिटेड किस्म की थी। उन्होंने हमारे व्यूज भी लिए और उन्होंने कहा जी कि हमारी आला तरीन की आदत सियासी व अस्करी और सब ने मिलके ये अब एक तब्दीली की है अपनी सोच में कि अब जियो स्ट्रेटेजिक की बजाय हम एक जियो इकोनॉमिक लोकेशन बने। ये मुझे बात अच्छी लगी। मैं इसमें सिर्फ ये लिए नहीं कही कि जी स्टेब्लिशमेंट थी या उसमें कौन था या कौन सी हुकूमत थी, लेकिन ये जो फोकस है जियो स्ट्रेटेजिक से हटके जियो इकोनॉमिक, वो तकरीबन चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है कि उस चीज से हम थोड़ा सा हम आगे नहीं बढ़े, उस चीज को आगे लेके नहीं गए गालिबन। देखिए मियां साहब, बात यह है कि हम जियो जबकि वाकईतन आप ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहां पर जियो स्ट्रेटेजिक हुए बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर गुजारा नहीं। आप देखिए इस वक्त यानी अगर जियो स्ट्रेटेजी का हम सही हैंडल कर लें तो जियो इकोनॉमिक भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, देखिए इस वक्त 3 बड़ी कुव्वतों के हमारे साथ मुफादात वाबस्ता है, चीन, अमेरिका और रशिया भी। जी ठीक है। और चीन और अमेरिका के अफगानिस्तान में भी मुफादात हैं। ये एक बड़ी अच्छी तसलीस बन गई है, ट्रायंगल मुसल्लस बन गई है। क्या कि सदर शी जिनपिंग जो है चाइना के, वो सऊदी अरब तशरीफ ले गए पिछले दिनों, और अरब वर्ल्ड के साथ, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, अरब वर्ल्ड के बेशुमार ममालिक के साथ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर नई राहदारी में शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, वो हुई बैनुल बर्रे आज़मी। तो इसमें पाकिस्तान तो खुद पहले ही इस मुसल्लस में शामिल है। देखिए मियां साहब, बात यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरब है वो एक कलीदी किरदार अदा करता है उनकी उस रीजनल पॉलिटिक्स को। और उसके अंदर MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, जो गुज़श्ता 3-4 साल में इनकलाबी कदम लिए हैं, ये उनका इजहार है कि शी जिनपिंग जो है वो तशरीफ ले गए हैं और उन्होंने उनको दावत दी है कि आप हमारे इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी उनको दावत दी है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट है, बहुत बड़ा, जिसके पाकिस्तान को भी फायदे होंगे। यानी जो पाकिस्तान तो एक लिहाज से उस मुसल्लस ऑलरेडी मौजूद ट्रायंगल में आ जाता है। देखें अब चाइना और सऊदी अरब और दीगर अरबी ममालिक अगर इस में आते हैं BRI के अंदर, OBOR के अंदर, वन बेल्ट वन रोड के अंदर, तो उसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा। और फिर देखें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ग्वादर में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी लगाने का मंसूबा बनाया है, अगर वो लग जाती है, वो प्रोग्राम जो है अगर वो रियलाइज हो जाता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कितने रोजगार के मौके मिलेंगे। तो बात यह है कि हमें हमारे मीडिया को पाकिस्तान की जो पॉजिटिव आउटलुक है वो दिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया झूठ बोले,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह असल जो चेहरा है उसको वो तो ना मसख करे। जिस तरह अब मीडिया, ये जो सोशल मीडिया बिलखसूस और दीगर मीडिया बिल अमूम आधे गिलास को, खाली गिलास को ऐसे पेश कर रहा है कि जैसे सारा गिलास खाली है। अच्छा, आपके ख्याल में चूंकि हमारा मौजूद मीडिया मिजाज और समाज है, मीडिया मिजाज तो लामहला डिस्कस हो ही गया इसमें कि मीडिया इस तरह शो कर रहा है, आधा भरा हुआ गिलास आधा खाली शो कर रहा है, और पीछे कोई डिजाइन भी है, इरादतन भी है, कुछ गैर इरादी भी है, लाशौरी तौर पे भी आप कह रहे हैं। तो समाज किस तरह रद्द-ए-अमल दे रहा है? क्या समाज तमाम इन्फ्लुएंस जो मीडिया की तरफ से फ्लो कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या समाज भी अब समझदार हो गया है, अब वो थोड़ा थोड़ा रिजेक्ट भी करने लग पड़ा है? मुझे तो ऐसे फीलिंग होती है कि अब लोगों के अंदर भी शौक आ गया टू सी थ्रू द थिंग्स। वो कहते हैं नहीं, ये बात जो मीडिया कर रहा है ना, ये कोई दानिस्ता कर रहा है, इसमें कुछ शत को हकीकत नहीं है। अच्छा, बावजूद इसके लोगों में अभी सादा लू पाई जाती है बहुत ज्यादा। ये सब बात ये है, ये इधर एक बड़ी पोलराइजेशन है। मेरी जो ख्यालात के मुताबिक झूठ बोल रहा होगा मीडिया, मुझे लगेगा मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और मैं उस पर यकीन कर लूंगा, तहकीक भी नहीं करूंगा, तहकीक भी नहीं करूंगा। आप कहेंगे यार ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है। फिर जब मीडिया आपके मिजाज की बात करेगा, चाहे वो झूठ हो, आप यकीन कर लेंगे। तो ये पोलराइजेशन है जिसके अंदर सच जो है वो कहीं गुम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये को महीना डेढ़ पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब ऑटो मार्केट जो है वो तो बैठ गई है। फिर एक खबर आई कि टोयोटा ने अपना प्लांट बंद कर दिया। फिर खबर आई कि सुजुकी वालों ने बंद कर दिया। मेरा एक बेटा जो है वो होंडा एटलस के अंदर एक सीनियर पोजीशन पे है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा ये क्या हो रहा है? तो उसने मुझे कहा डैडी बात ये है कि क्योंकि हमारे जो इंपोर्टेड पार्ट्स हैं वो उस रफ्तार से नहीं आ रहे, तो जिस प्रोडक्शन स्लो हो गई है। प्रोडक्शन स्लो हो गई है। तो टोयोटा ने पिछले दिनों 5 दिन के लिए अपना प्लांट बंद किया था ताकि वो जो बैकलॉग है वो उसको मैनेज कर लें। इसी तरह सुजुकी ने 3 दिन के लिए बंद किया। जी जी। अब होंडा प्लांट जो है वो भी सोच रहा है कि हम भी अपने बैकलॉग को पूरा करने के लिए कुछ दिन के लिए प्लांट बंद करें। प्लांट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि मुस्तकिल बंद करके वो ताले घर चले गए ना। तो ये देखना एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कि ओ जी टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया, ओ जी सुजुकी ने, ऐसा नहीं है। वो बैकलॉग को कवर करने के लिए अपनी, क्योंकि प्रोडक्शन उस रफ्तार से नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया दिनों टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये भी बड़ी गर्दिश कर रही थी। उन्होंने कहा जी कि हम बंद कर रहे हैं, टेक्सटाइल बंद कर रहे हैं। उन्होंने फिर उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को लिखा है कि हम 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी एलसियां नहीं खुल रही, इंपोर्टेड मटेरियल नहीं आ रहा। दूसरा यह है कि बिजली की सप्लाई में तात्तुल है। तीसरा गैस की सप्लाई में तात्तुल है। तो ये फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम फुल कैपेसिटी पर अपने जो यूनिट्स हैं उनको नहीं चला पा रहे। इसमें वैसे पाशा साहब कहते हैं कि निशात मिल वालों ने कहा कि कोई लेटर वेटर लिखा है कि हम अपना एक यूनिट बंद कर रहे हैं, कुछ वो 50% जो है निशात ग्रुप के कितने यूनिट हैं देखिए ना। ये उनके तो काफी यूनिट्स हैं। एक बंद कर दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने सब यूनिट को ताला लगा के घर चले गए। यानी एक तरह वो राइट साइजिंग कर रहे हैं की तरह की चीज जो दुनिया भर में हो रही है। आप टीमा के तर्जुमान ने ये अखबार में बकायदा और टेलीविजन पे बताया, यानी बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है कि हम ये बिल्कुल ताजा तरीन है। ये चंद दिन पहले की बात है। ठीक है, खबरें आ रही थी कि जनाब, यानी ये अफवाह उन्होंने एक तरह रद्द कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम तो ऑलरेडी 50% पे काम कर रहे हैं और हम तकरीबन दुनिया में भी ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसे चल रहे हैं। देखें आज से 3 साल पहले तक 7 से 8% आलमी मईशत की ग्रोथ रेट थी। वो तकरीबन 3 और 3.23 पे आ गई। पाकिस्तान की 6 से 2.5 पे आ गई है। तो जिस तरह आलमी मईशत 50% पे रिसेस कर गई, सुकड़ गई, इसी तरह पाकिस्तान की मईशत जो है वो सुकड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत क्योंकि पहले भी कमजोर थी, तो इस आलमी मईशत के इस पर जो असरात पड़े हैं और हमारे अंदरूनी मामलात भी जो हैं, सियासी मामलात, क्योंकि वो बेहतर नहीं थे, तो उनके नतीजे में हमारे असरात जो हैं वो ज्यादा शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। ठीक, यानी कि तकरीबन आपकी बातों से ये नतीजा अखज होता है कि गिलास
खाली भी है लेकिन गिलास भरा हुआ भी है, खाली जरूर है लेकिन वादा खाली तो हमारे मुखालफीन या जो हमारे दुश्मन कुव्वतें या एजेंसियां हैं या प्रोपागंडिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं ही, अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, परसेप्शन बिल्डिंग के जरिए। तो हम उनका आलाकार क्यों बनते हैं इरादतन या गैर इरादी तौर पर? ये हमें उस पर तो गौर करना चाहिए। मीडिया मिजाज और मीडिया जो हम समाज की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल बुनियादी तौर पे हमारा फोकस इस बात पे है, इस प्रोग्राम का भी, कि लोगों को हमने कोई फाल्स होप नहीं दिलानी, लोगों को हमने गलत उम्मीद नहीं दिलानी, यानी हमने उन्हें ये बताना है आधा भरा हुआ है कि ये आधा भरा भी हुआ है और बाकी भरना आपने मेहनत करनी है और हिम्मत करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए हिम्मत छोड़ना तो बिल्कुल हमारे दीन ने भी उसकी इजाजत नहीं दी, और काम से तो मेरा ख्याल है हमारे कायदे आजम ने भी फरमाया था कि काम और काम। और आप खुद देखें पाशा साहब, अगर आप काम करके जो लुत्फ आपको मिलता है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, कम मुआवजा मिल जाए ज्यादा मिल जाए, लेकिन आपको उसके बाद एक फील होता है कि मैंने कुछ किया है, यानी कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है। ये अभी जो सैलाब आया है पूरी दुनिया में जी सबसे बड़ा तबाही है ये। तो पाशा साहब बातें तो बेशुमार हैं करने वाली, और बहुत लुत्फ आ रहा था माशाल्लाह, और हमने सामीन की नाज़रीन की खिदमत में बहुत कुछ गोशे गुजार किया, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, आपने मीडिया मिजाज और समाज में ये सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, इसमें हमने ये एक नतीजा अखज़ किया है, उम्मीद है आप भी करेंगे। मुश्किलात बेशुमार हैं, लेकिन पाकिस्तान में इज्तिमाई कौमी सलाहियत जो है, जिसकी दुनिया मुतरिफ है, वो हमें तरक्की की तरफ गामजन रखेगी, बशर्ते के हम अल्लाह की ज़ात पे एक ईमान कामिल के साथ या अपनी मंजिल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ें, और हिम्मत और मायूसी को बिल्कुल हिम्मत के साथ मायूसियाँ जो हैं उनको रद्द कर दें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।